हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना बना रहा हूँ जो कि आगे एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तलिफ जो आप देख सकते हैं सिस्टम्स हैं। उन्होंने कुछ अर्ली प्रेप लॉन्च कर दी होगी, कुछ ने पैरेलल प्रेप लॉन्च की होगी। और वैसे ही अगर आप जैसे ही गुजरते हैं एफएससी के बाद पार्ट टू के बाद तो आपको एमडी कैट या एनएमडी कैट में अपीयर होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी बच्चों को फेस करना पड़ती है वो है कि उनको सिलेबाई नहीं पता होता और ना ही कोई इंस्टीट्यूट पहले सिलेबस बताता है, क्योंकि उसने एंट्री टेस्ट की बेस पर आगे को थोड़ा बहुत अर्निंग भी करनी होती है। एक सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। तो बिलखुसूस बच्चे जो पार्ट वन में भी हैं वो भी बड़ा मुतवज्जो होकर इस वीडियो को सुन लें, क्योंकि अभी से आपने अगर मैं तो हमेशा मेरा अपना एक मोटिव रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कह रहा होता हूँ कि योर एंट्री टेस्ट तैयारी इज राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर एमडी बायोलॉजी क्लास। तो बायोलॉजी क्लास से ही आपने वो जो तैयारी शुरू कर देनी है। और बिलखुसूस मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को तो मैं तो बच्चों को यही बता रहा होता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर आप गौर से सुन लें आपको बाद में एंट्री टेस्ट की तैयारी की जरूरत भी पेश नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने लेक्चर के अंदर ही एमसीक्यू सारी चीजें कैसे कंसेप्ट समझा देता हूँ। और यही चीज मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहा होता हूँ कि तमाम टीचर ऐसा ही कर रहे होंगे। और बाज़ औक़ात ये सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, चूंकि इन्होंने अगर सारी चीज़ें एफएससी कोर्स में बता दें तो बच्चे ने एंट्री टेस्ट पढ़ने थोड़ा ही आना है। तो वो एक सिस्टम है, ये भी एक समझ लें कि माफिया सी बनी हुई है। नहीं आओ तो एफएससी से ही आपने तैयारी शुरू कर देनी है और कोशिश मेरी होगी कि जितनी आपके लिए आसानी पैदा कर सकूं मैं करूं। तो आज सिलेबस को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एनएमटी कैट बायोलॉजी सिलेबस। लेकिन उससे पहले एक कमिटमेंट आपसे लेना चाहता हूं। वो कमिटमेंट ये है कि ये वीडियो आपने अपने तमाम कोलीग्स तक पहुंचानी है। देखें, इल्म की राह में कंजूसी नहीं करते, इल्म में कंजूसी नहीं करते। अगर कंजूसी करोगे तो अल्लाह इल्म छीन लेता है। अब मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि यहां पर मैं वो चीजें ना बताऊं जो मैं बाद में पैसों पर बताऊं, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है। और ताकि वो बच्चे जिनके पास सहूलत नहीं भी है तो वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो ये कमिटमेंट मैं आपसे लूंगा कि अपने कोलीग्स तक ये आपने वीडियो जरूर शेयर करनी है, ताकि हर बच्चे को सिलेबस कम से कम पता चल जाए, चाहे वो पार्ट वन का है पार्ट टू का है। पार्ट वन से ही उसको जब सिलेबस का आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर मेरा एमडी कैट में मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट वन, एमडी कैट सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस मेरा होगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। बट फेडरल वाले बच्चे चैप्टर नाम से जहन में रखना कि ये चैप्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। या कोई, क्योंकि फेडरल बोर्ड और केपी के बोर्ड का सिलेबस तकरीबन एक जैसा होता है और बलोचिस्तान बोर्ड भी तकरीबन उन्हीं जिससे मिलता जुलता है। और जो हमारा सिंध बोर्ड है और बिल्कुल पंजाब बोर्ड, इनका सिलेबस तकरीबन मिलता जुलता है। लिहाजा मैं ज्यादा पंजाब बोर्ड के चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो रेलिवेंट चैप्टर बनता होगा आप उसको टिक कर लेना। स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट वन, सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें कोई चीज हमारे एंट्री टेस्ट में शामिल नहीं है। बस सिलेबस में कभी कभार चेंजेस आ जाती हैं, कोई टॉपिक बाद में शामिल हो जाए तो और बात है, लेकिन अभी तक इसमें शामिल नहीं है। शुरू शुरू में जब 2012 13 15 16 की बात करें तो तब इसका कुछ कुछ ब्रांचेस शामिल होती थी, लेकिन अब शामिल नहीं है। लिहाजा चैप्टर नंबर वन से गई जान मुक। अब आते हैं चैप्टर नंबर टू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप तमाम टॉपिक को 100% करेंगे। इसमें क्या क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल है, मोनोमर हैं, पॉलीमर हैं, इन पर डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटनरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फिब्रस। इसके अलावा जो टाइप्स हैं फंक्शनल टाइप्स आ जाती हैं। तो प्रोटीन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इनकी डिटेल ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर टू बायोमॉलिक्यूल की कहानी हुई खत्म। मूव करते हैं चैप्टर नंबर थ्री, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एमडी कैट, क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन मस्ट
आते हैं, किसी भी सूरत में स्किप नहीं होते हैं और मैक्सिमम 5 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। इसमें ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम आपको आना चाहिए, को फैक्टर पर बहुत ज्यादा आपने फोर्स करना है, को फैक्टर। तो ये सारी जो इसके एंजाइम से रिलेटेड है, मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन है, इनहिबिटर है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, ये सारी चीजें आपने डिटेल में डिस्कस करनी है। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। और बिल्कुल मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक बोर्ड जो फेडरल वाला है उसमें ये बायोलॉजिटिक्स चैप्टर होता है, बट चैप्टर नंबर 4 जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में या सिंध में है वो है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी तो जान है बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी में सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। इस बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो समरी की कंसेप्ट होता है, आप तकरीबन जो मेरे 10 साल एक्सपीरियंस का निचोड़ होगा वो मैं हर एक यूनिट में से आपको बता दूंगा। एनी हाउ अभी तो मैं सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 पर पहुंचे, सेल बायोलॉजी। तकरीबन सारे का सारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तमाम ऑर्गेनेलिज, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये आपने डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करना, मारे जाओगे। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज वैरायटी ऑफ लाइफ। और इसमें किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। इसमें से वायरस वाला टॉपिक आपने मिस नहीं करना। व्हाट आर वायरसेस, व्हाट आर द कॉमन वायरल डिजीजेस, एड्स का लाइफ साइकिल, लेटिक साइकिल, लाइजोजेनिक साइकिल, हेपेटाइटिस, तो ये सारी डिटेल आपने डिटेल में डिस्कस करनी है। इसके अलावा जो चीज इसमें शामिल हुई है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये भी पिछली बार शामिल हो चुका था, लिहाजा आपने चैप्टर नंबर 5 को स्किप नहीं करना। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6। बजाते खुद तो चैप्टर नंबर 6 शायद इतना इंपॉर्टेंट ना होता, लेकिन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी मस्ट पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा पूरा चैप्टर उसको इस लिहाज से देखना है कि हाउ प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया यूकैरियोट से कैसे मुख्तलिफ है, साइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया यूकैरियोट से कैसे मुख्तलिफ है, फ्लैजिला बैक्टीरिया यूकैरियोट से कैसे मुख्तलिफ है। इसी तरह से बैक्टीरिया की और चीजें जैसे एंटीबायोटिक्स है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है, फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, वैक्सीनेशन, ये सारी डिटेल में डिस्कस करनी है। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कौन सी हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कौन सी हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाइनरी फिशन क्या है, ये सारी डिटेल आपने चैप्टर नंबर 6 में से पढ़नी है। मूव करते हैं टुवर्ड चैप्टर नंबर 7, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। यूजुअली इतना ज्यादा सिलेबस में शामिल नहीं है, ओवरऑल इसका व्यू देख लेना, कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चैप्टर नंबर 8 कभी कभार तो इसमें बहुत ज्यादा ये सिलेबस में शामिल था लेकिन बाद में निकाल दिया गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपने चैप्टर नंबर 8 सारा करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस को कभी नहीं भूलना और बिल्कुल फंगस का इंट्रोडक्शन, और इनको आपने मस्त ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 9 पर मूव करते हैं। प्लांटी एक्सक्लूडेड है, तकरीबन इतना ज्यादा शामिल नहीं है, थोड़ा बहुत जस्ट इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन आपने ध्यान में रखनी है। किंगडम एनिमलिया अगेन थोड़ा डिटेल है, बच्चे से भागते हैं, बहुत ज्यादा फाइलम है और आसान है, मुश्किल नहीं है। कोशिश करूंगा इस पर अच्छा एक सैर हासिल गुफ्तगू हो जाए चैप्टर नंबर 10 पर जो किंगडम एनिमलिया पर। तो किंगडम एनिमलिया में इतनी ज्यादा डिटेल आपने डिस्कस नहीं करनी है, बट आपको चूंकि ये किंगडम एनिमलिया बायोलॉजी की बेस है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि हर सिस्टम की एवोल्यूशन यहां से स्टार्ट होगी। जो सारे फाइलम आपको जुबानी फिंगर टिप्स पर याद आने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पोरिफेरा, नीडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, और कार्डेटा की पांचों क्लासेस, क्लास स्पाइसिस है, क्लास एम्फीबिया है, क्लास रेप्टिलिया है, क्लास एवीज है और क्लास मैमल्स है। और हर एक के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल कम से कम आपको याद आना चाहिए। इसमें से आपको याद आना चाहिए विच वन इज डिप्लोब्लास्टिक, विच वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, विच वन इज एसिलोमेट, विच वन इज सीडोसिलोमेट, विच वन इज सिलोमेट, ये सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। बॉडी कैविटी किसकी क्या है, जर्म लेयर कौन कौन सी हैं, सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किस में बना, सबसे एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम किस में है, नर्वस सिस्टम सबसे पहले किस में बना, सबसे एडवांस नर्वस सिस्टम किस में मौजूद है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में बना, सबसे एडवांस किस में है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की एवोल्यूशन है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, ये एवोल्यूशन कैसे हुई है, किस फाइलम में कौन कौन सी चीजें कब आई हैं, लार्वल स्टेज कैसी होती है। एनी हाउ इस पर सैर असल गुफ्तगू करेंगे, अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता। चैप्टर नंबर 11 बायोजेटिक्स। एनर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं, एनर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं, एनर्जी है तो सब कुछ है, एमटी कैट भी है, बायोलॉजी भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ भी है। एनर्जी खत्म होगी तो फिर डॉक्टरों के पीछे जाना पड़ेगा। नहीं आओ, बायोलॉजिटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करना। दोनों चीजें, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बहुत डिटेल है, बहुत मजे का भी है, बाद में गुफ्तगू होगी इस पर। चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन की जनरल आपको बेसिक का पता नहीं चाहिए, बट ह्यूमन न्यूट्रिशन को कभी भी मिस नहीं करना। ह्यूमन न्यूट्रिशन कभी कभार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शामिल हो जाता है, निकाल लेते हैं, शामिल हो जाता है, निकाल लेते हैं, लिहाजा आपने याद कर लेना है, क्या पता अगले सिलेबस में वो शामिल हो जाए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13। अगेन इसमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कभी नहीं मिस करनी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन वो भी कभी निकाल लेते हैं, कभी डाल लेते हैं, तो इस तरह से निकलता डलता रहता है। बट आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा डिटेल में पढ़ना है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मूवमेंट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी डिसीज और लंग्स कैपेसिटी, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आ जाते हैं बड़े खौफनाक किस्म के चैप्टर की तरफ, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 14 द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम दो सेगमेंट पढ़ते हैं बिल्कुल, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने बड़ा जुल्म किया हुआ है कि बहुत सी चीजों को इसमें घुसा दिया है, बट फेडरल वाले बड़े खुश हैं कि उनमें ये चैप्टर सेपरेट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सेपरेट है, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल सेपरेट है, उसकी हेडिंग डिफरेंट होती है, मेजर फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट, मेजर फॉर्म एंड फंक्शन इन एनिमल, इस लिहाज से इसको डिवाइड किया गया। इम्यूनिटी वाला टॉपिक सेपरेट हो जाता है। इसके अलावा जो तो ये आप देख सकते हैं कि फेडरल के अंदर सिलेबस की डिवीजन बड़ी अच्छी हुई है, बट पंजाब में सारी चीजों को एक जगह पर घुसा दिया, लिहाजा पूरा चैप्टर नहीं मिस करना। मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से, मैक्सिमम 15। ओहो, ये कैसे? 5 मिनट में से 2-3 आपकी जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है उसमें से आ रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम से, तो ये सारे मिलाकर मैक्सिमम 15, कम से कम 10 तो आ ही जाएंगे ना। लिहाजा इसको मिस नहीं करना, सारे का सारा डिटेल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल भी। बहुत मुश्किल नहीं हो गया? नहीं हुआ। पार्ट 1 हुआ खत्म, आ जाते हैं पार्ट 2 पर। हम पार्ट 2 को देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट होता है। पहले 14 चैप्टर थे पार्ट 1 में, चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2, होमियोस्टेसिस, वन ऑफ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। रेस्पिरेशन शायद बाद में आती है, डाइजेशन बाद में आती है, रिप्रोडक्शन बाद में आती है, पहले होमियोस्टेसिस आती है। पहले अपनी बॉडी को मेंटेन तो रखो ना, तो मेंटेनेंस इज वेरी नेसेसरी, और इसलिए ये एमडी कैट में भी जरूरी हो गया है। होमियोस्टेसिस की इंट्रोडक्शन आपको मस्ट आना चाहिए, होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट आने चाहिए, ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फार्मर में डिफरेंस आना चाहिए, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट होगा, तभी आगे आप किडनी की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद लिवर का रोल आपको आना चाहिए। उसके बाद जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन जो यूरिनरी सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन तो बहुत ही जरूरी है। किडनी को फेल नहीं करवा देना, क्योंकि वो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। और साथ ही अगर हम मूव करें किडनी के साथ ही, अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो भला हो जाएगा किसी का जिसका किडनी फेल हुआ। तो ये सारे आपने सिस्टम पढ़ने हैं। थर्मो रेगुलेशन तो बहुत ही जरूरी है, सर्दी गर्मी तो हर लिहाज से जरूरी है, लिहाजा थर्मो रेगुलेशन एमडी कैट में भी जरूरी हो गया। थर्मो रेगुलेशन में बहुत सी चीजें हैं, एक्टोथर्म क्या होते हैं, एंडोथर्म क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म क्या होते हैं, हेट्रोथर्म क्या होते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, सर्दियों में कैसे आप टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करते होते हैं, और फीडबैक इनहिबिशन क्या है, टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सर क्या आगे याद करें, इतना कुछ तो बता दिया भाई, डॉक्टर बन रहे हो, कुछ करना पड़ेगा। एनी हाउ, आगे मूव करते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। और स्पोर्ट्स सहारा तो चाहिए है ना, स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, तो यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा स्केलेटन पर गौर करना है। बट स्केलेटन, स्केलेटन की टाइप्स, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन के दो कंपोनेंट, बोन, कार्टिलेज, बोन की टाइप्स, कार्टिलेज की टाइप्स, और ह्यूमन एंडोस्केलेटन, सारी हड्डियां 206 पूरी करनी है। नहीं पूरी तो कहीं से हड्डी लेकर पूरी कर ले। 206 हड्डियां पूरी करनी है, कौन सी हड्डी किस जगह पर है, कितनी है, पेयर एंड अनपेयर है, ये सारी डिटेल आपको बतानी चाहिए। मुझे तो पता ही है ना। एनी हाउ, आगे मूव करते हैं, मसल की तरफ आ जाते हैं। मसल की तीनों टाइप, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, और कौन से, मेरे दिल के मसल्स बड़े प्यारे होते हैं। तो दिल के मसल्स, ये सारे मसल्स आपने याद करने, और ज्यादा फोकस करना है आपने स्केलेटल मसल पर, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, पूरे मसल की जान है जान, और यही सिलेबस में भी शामिल है। यहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बाद में बताऊंगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एनी हाउ, आगे मूव करते हैं। तो ये सारी है हमारे पास मसल डिसऑर्डर कौन से, टेटनस क्या है, टेटनाई क्या है, मसल क्रैम्प क्या है, ये सारी स्टोरी आपको पता आनी चाहिए। एंटागोनिस्टिक मसल क्या है, बाइसेप, ट्राइसेप, बाइसेप बनाते हो तो पढ़ो भी इनको। एनी हाउ, ये मसल स्पोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक खत्म हो गया। मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यहां पर फेडरल के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, बिहेवियर, 3 डिफरेंट चैप्टर हैं, बट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक ही जगह पर तीनों को घुसाया हुआ। मेरी गलती इसमें नहीं है, मैंने नहीं घुसाया। तो यहां पर आपने बड़ा गौर करना है, यहां पर थोड़ा सा
प्लांट के बारे में भी जिक्र है, बायोलॉजिकल रिदम को भी आपने पढ़ना है, साथ साथ प्लांट हार्मोन को भी पढ़ना है, ऑक्सीजन का रोल क्या है और साइटोकाइनिन क्यों इतनी जरूरी है। जिबरलिंस एसिटिक एसिड गिरा देता है पत्तों को और पूरे फलों को गिरा देता है। इथीन गैस ना हो तो पक्के वो बनाना नहीं मिलेंगे, लिहाजा ये सारे हार्मोन याद करने पड़ेंगे तभी डॉक्टर बनोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, ब्रेन काम ना करे तो पागल कहेंगे लोग। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं ब्रेन के अंदर आगे बहुत सी चीजें हैं। ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होती है, न्यूरॉन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, सेंसरी और मोटर में क्या फर्क है, मोटर और इंटर में क्या फर्क है, न्यूरॉन और नर्व में क्या फर्क है, गैंग्लिया और नर्व में क्या फर्क है, ये सारी स्टोरी आपको आनी चाहिए। माइलिनेटिंग न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटिंग न्यूरॉन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूरॉन कैसे मैसेज ट्रांसफर करती हैं, नर्व इंपल्स क्या होती है, हाउ नर्व इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वंस न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। लेकिन इसको आपने कभी मिक्स नहीं करना सिनैप्सिस के साथ, वो तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाती है। लिहाजा यहां तक बात खत्म नहीं होती। नर्व इंपल्स में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सारी आपको डिटेल बतानी चाहिए। सिनैप्स दो तरह की होती है, एक होती है केमिकल और दूसरी होती है कौन सी, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होती है। ये दोनों सिनैप्स क्या है, इनका दरमियान डिफरेंस आपको मस्त याद करना है। मूव करते हैं आगे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरफ, और इससे पहले एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है। मूव करते हैं ह्यूमन की तरफ। लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सूरत नर्वस सिस्टम की इंसान को मिली है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की डिवीजन सारी आपने याद रखनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन के आगे सारे पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, लिटिल ब्रेन कौन सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सी है, मैं बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं, ये सारी स्टोरी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे मूव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये कॉर्ड है जो आपकी स्पाइन के अंदर अल्लाह ने घुसा दिया, और ये कॉर्ड निकाल लिया किसी ने तो आप पैरालाइज हो जाओगे। तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत जरूरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और नर्वस डिसऑर्डर, इससे पहले आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कब हमें सिंपैथी की जरूरत है, कब सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में, कौन से इनवॉलेंटरी कंट्रोल में। और रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्सेस तो आपके तेज आने चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सेस तेज नहीं होंगे तो मुश्किल में ब्रेक कैसे लगेगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स सेक्शन भी बहुत जरूरी है। नर्वस डिसऑर्डर, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए, नर्वस डिसऑर्डर तो मस्ट आपको याद आने चाहिए ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन पर आ जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स क्या होती हैं, हार्मोन्स एंडोक्राइन सिक्रेशन है या एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सोक्राइन सिक्रेशन नहीं, एंडोक्राइन सिक्रेशन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं और हमारी बॉडी में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है, वो कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, डिफरेंस आपने याद रखना है, मैं तो याद कर चुका हूं। नेक्स्ट मूव करते हैं हार्मोन के बाद। अब हम आते हैं ग्लैंड्स की तरफ। हर एक ग्लैंड, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, हाइपोथैलेमस है। मैं बता देता हूं आपको, हाइपोथैलेमस में कौन कौन सी सिक्रेशन होती है, हार्मोन कौन सी है, न्यूरो सिक्रेशन कौन कौन सी है, इसमें से रिलीजिंग फैक्टर कौन सी है, रिलीजिंग हार्मोन कौन सी है, इनहिबिटिंग फैक्टर कौन सी है, इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सी। हाइपोथैलेमस जाकर चुक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। एक मटर के दाने जितनी ग्लैंड है जो आपके ब्रेन के अंदर मौजूद है, और ये अगर मटर के दाने जितनी ग्लैंड तबाह होगी तो आप जिंदा नहीं रहोगे। इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तीनों उसके लोब्स बहुत जरूरी हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब, सारी डिटेल में डिस्कस करनी है। हर हार्मोन्स की अंडर सिक्रेशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, ओवर सिक्रेशन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी हार्मोन जो थ्रू आउट लाइफ पैदा होती है, और कौन सी हार्मोन है जो स्ट्रेस में पैदा हो रही है, कौन सी हार्मोन जो ग्रोथ करवा रही होती है, कौन सी हार्मोन जो सिनर्जिस्टिक है और कौन सी एंटागोनिस्टिक है, ये सारी डिटेल आपने पढ़नी है। नेक्स्ट मूव करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद आ जाते हैं हम पोस्टीरियर मीडियन के घूमते हुए थायराइड ग्लैंड की तरफ। गले में ग्लैंड है, फूल जाए तो गला इतना मोटा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड गोइटर। ये सारी डिटेल आपको पता आनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं पेंक्रियाज, जिसको हम डबल ग्लैंड भी कहते हैं, और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन प्ले करती है। मोस्टली एक्सोक्राइन होती है, प्यूरली एंडोक्राइन होती है। ये डिटेल सारी आपको पता नहीं चाहिए, चूंकि इसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैदा होती है जो आपकी शुगर को मेंटेन रखती है। शुगर मेंटेन ना हुई तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे। तो आगे मूव करते हैं पैंक्रियाज के बाद एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, स्ट्रेस के अंदर एड्रिनल ग्लैंड आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस से बचाएगी, खुशी के वक्त आपको सपोर्ट करेगी। तो एड्रिनल ग्लैंड आपने सारी पढ़नी है। गोनेड्स पर आ जाते हैं। अगर एक है नॉर्मल है तो नॉर्मल लड़की है, दूसरी है नॉर्मल है तो नॉर्मल लड़के, अगर दोनों आ गई तो फिर हिजड़े बन जाएंगे। लिहाजा दोनों ग्रेड नहीं आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए। गोनेड्स को भी पढ़ना आपने। गट एज ए जो एंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो हार्मोन्स का फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है उसको भी हम डिटेल में। चैप्टर नंबर 17 यहाँ तक खत्म हो जाए। चैप्टर नंबर 18 में रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है लेकिन मेरी नस्ल के लिए जरूरी है।
स्पीशीज की बका के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मस्ट पढ़ें, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी मस्ट पढ़ें। सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत गंदी बीमारियां लग जाती हैं, लिहाजा इससे बचना है आपने। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं होने देनी है, वो कौन सी है उनको भी आपने डिटेल में डिस्कस करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का बड़ा ही एक दर्दनाक साइकिल है, अल्लाह बचाए इससे। शुक्र है मैं फीमेल नहीं हूँ, बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है उन फीमेल्स पर जो नॉर्मल हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना ज़रूरी है फीमेल की लाइफ के अंदर, और बिल्कुल मेल के लिए भी ज़रूरी है अगर उसने बच्चा लेना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत जरूरी है, आपने मस्ट पढ़ने हैं। बच्चा पैदा कैसे होता है, बर्थ। हाँ, बच्चा छोटे से जायगोट से लेकर पूरे का पूरा बेबी बनता है, फिर डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों होती है, कैसे होती है, कौन सी हार्मोन इन्वॉल्व है, ये सारा प्रोसेस ऑफ बर्थ भी आपके सिलेबस में शामिल है। चैप्टर नंबर 19 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, यस ये चीज जबरदस्त। चैप्टर नंबर 19 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सिलेबस में शामिल नहीं है। एंट्री टेस्ट के शुक्र है जान छोटी, चिक डेवलपमेंट बहुत तंग करती थी, गैस्ट्रोला मोरोला न्यूरोला सारा कुछ पढ़ पढ़ के खुद मोरोला बने होते थे। एंड वो मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 के बाद 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए। हो सॉरी, जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाता है। इसमें साहब व्हाट इज डीएनए, डीएनए की सारी डिटेल आपको आनी चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मॉडल आपको आना चाहिए। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम के से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। डीएनए कैसे पता चला कि एक जेनेटिक मटेरियल है, सारे का सारा वो जो मॉडल, सारे का सारा एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद एवरे एंड चेज, जो एवरे और जो एवरी के एक्सपेरिमेंट हैं, साथ में हम अर्शेड चेज के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में शामिल हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव होती है। यहाँ पर मिसेल्सन एंड स्टाल ने सेंट्रीफ्यूगेशन करके बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, वो सारी डिटेल सिलेबस में शामिल है। मूव कर जाते हैं आगे हम, डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसी है, दोनों स्ट्रैंड कैसे रेप्लिकेट, तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन शामिल है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है, यही सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आपकी तमाम बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि डीएनए अपना मैसेज बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी ट्रांसलेशन तर्जमा होता है, प्रोटीन बनती है। और ये सारा प्रोसेस है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आपके सिलेबस में शामिल है। यहाँ पर जेनेटिक कोड का हवाला जरूर देता जाऊं क्योंकि वो सिलेबस में शामिल है। अगर कहीं डीएनए में चेंज होगी तो आपको कोई ना कोई मौरूसी बीमारी लग सकती है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन को मस्ट पढ़ें। आगे मूव कर देते हैं चैप्टर नंबर 20 के बाद चैप्टर नंबर 21। कभी कभार सेल इसको बाहर फेंक देते हैं, सेल डिवीजन को, माइटोसिस मियोसिस को, लेकिन सिलेबस में शामिल रहता है, लिहाजा बेहतर है आप पढ़ ही लें, बेहतर है। इसके कुछ कहीं ना कहीं ये यूज हो रही होती है। चैप्टर नंबर 21 सारा कर लेना। चैप्टर नंबर 22 जेनेटिक्स। आए मेरी आंखों का कलर मेरी माँ से आया, मेरी बाप से आया, किधर से आया, तो मेरी आंखों का कलर बड़ा खूबसूरत है। आप अपनी आंखों के कलर पर इतना इतराते क्यों हो, अगर इतना इतराते हो तो फिर इतना शर्माते क्यों है, नहीं आओ। जेनेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट, सारा चैप्टर पढ़ना है। जीन दलील क्या है, मेडल लॉ के कौन से हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होती है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, आर एच ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, इसके अलावा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जेनेटिक लिंकेज क्या होता है, सेक्स लिंकेज क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट कौन सी है, डोमिनेंट कौन सी ट्रेट होती है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट कौन सी है, सेल्फ इन्फ्लुएंस ट्रेट कौन सी है। इसी तरह से वाई लिंकेज क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, हीमोफीलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये सारी डिटेल आपने पढ़नी है। चैप्टर नंबर 22 के बाद चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। जीन्स को यूज करें टेक्नोलॉजी के अंदर और बनाएं इंसुलिन, सारी डिटेल पढ़नी है इसकी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्टेन्ड से लेकर वेक्टर मॉलिक्यूलर सीजर से लेकर आगे मूव करते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप चले जाते हैं फोरेंसिक साइंस पर, हाउ टू एनालाइज डीएनए, और फिर जीन सीक्वेंसिंग पर, ट्रांसजेनिक एनिमल पर, ट्रांसजेनिक प्लांट पर और बैक्टीरिया पर। या और जीन थेरापी बहुत ही जरूरी है, आपने मस्ट करनी है। मूव करते हैं आगे चैप्टर नंबर 23 के बाद चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। बिगड़ बिगड़ के हमारी उम्र इतनी कम हो गई है, हमारे बावजूद की उम्र 4-4 वर्ष होती थी, हम तो इतने छोटे रह गए। ये चेंजेस कैसे हुई, एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। इसमें लामार्किज्म और डार्विनिज्म को मस्ट फोकस में रखें। हार्डे वेंगबर्ग थ्योरम कभी कभार पेपर में आ जाता है, वो सिलेबस में शामिल हो जाता है, लिहाजा इसको आपने ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 24 के बाद 25 इकोलॉजी सिलेबस में से निकाल दिया गया था, इन्वायरमेंट से तल्लक था, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, मैं भी शामिल कर दिया, लिहाजा इसको पढ़ ही लेना बेहतर है। चैप्टर नंबर 26 में हम पूरी दुनिया की सैर करते हैं, जिसमें हम मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रासलैंड बायोम, व्हाट इज डेजर्ट बायोम, व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, व्हाट आर टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ये सारी डिटेल तो हम पढ़ते हैं। सम मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, टंड्रा बायोम क्या होता है, ये सिलेबस में शामिल है। शुक्र है जान छुट्टी, इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड कौन याद करेगा। चैप्टर नंबर 27 है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो पोल्यूशन वाले टॉपिक है वो मस्ट आपने याद रखने हैं, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद एयर पोल्यूशन के इफेक्ट होंगे, एसिड रेन होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन।
तो यहाँ तक क्या करूँ, मेरी लाइट चली गई है यार, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है। सो लाइट जाने के बाद मैं आपसे यहाँ तक हमारा सिलेबस भी खत्म कर, शुक्र है लाइट वालों ने इतना मौका दे दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने